हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका आज के लेक्चर में। और आज हमारा है L8 जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन चैप्टर 7। और उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है हमें। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अनुकूलनी विकिरणें यानी अडेप्टिव रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। और उसके दो प्रकार बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, अपसारी विकिरण यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलो, डाइवर्जेंट रेडिएशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, अनुकूलन विकिरण यानी कि अडप्टेटिव रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज है ये? तो देखो, ये कहती है विकिरण। विकिरण क्या होती है? उत्सर्जित होती है। इससे आप सिंपली समझ सकते हैं। अनुकूलन क्या होते हैं ये बात हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी जीव या किसी भी एनिमल प्लांट का उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप में किए गए परिवर्तनों को, जो उसे उस वातावरण में रहने के अनुकूल बना दे, उस वातावरण में रहने, जीवित रहने के लिए जो है सक्सेस बना दे, ठीक है, सक्सेसिव बना दे उसको। तो ऐसे अनुकूलन या कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? अनुकूलन विकिरण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये एक अनुकूलन विकिरण क्या है? वही कि कुछ ऐसा कि उसके जो अडेप्टेशन है वो फैले। मतलब एक जीव ने कोई अनुकूलन इकट्ठा किया। जैव विकास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो भाई कोई अगर पहले पुराने अगर कोई एनिमल रहा होगा, जैसे मान लो कोई मछली थी, तो मछली क्या हुई होगी? मछली तैर रही होगी तालाब में, है ना। अब धीरे धीरे उसको लगा यार तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा तो खाना पीना दुश्वार हो गया है, मेरे को खाना ही नहीं मिलता टाइम पे। तो हो सकता है उसने अपने आप में ऐसे अनुकूलन कर लिया हो कि वो जमीन पे गई हो, उसने देखा यार जमीन पे तो और भी बहुत कुछ खाने को मिल रहा है, तो अगर मैं अपने आप को कुछ ऐसा बना लूं कि मैं जमीन पे भी रह पाऊं तो ये सारा खाना मेरा हो सकता है। तो उसने क्या किया होगा? अपने आप को ऐसा डेवलप किया होगा, या मैं मजाक के फॉर्म में कहूँ कि उसने अपने आप में योगा वोगा करके अपने आप को ऐसा फिट कर लिया कि अब वो पानी से बाहर भी सांस ले सकती है। और फिर वो जमीन पे आ गई और किसमें परिवर्तित हो गई? पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता रहा और वो फिर उभयचर यानी कि एम्फीबिया में परिवर्तित हो गई होगी, है ना। तो जैव विकास में अनुकूलन विकिरण भी एक क्या है? एविडेंस की फॉर्म में काम में लिया जाता है। क्या है अनुकूलन विकिरण? ये हमने समझा कि जीवों में अनुकूलन और उनका फिर दूसरी जगहों पे फैलना, कि उसी जीव का अलग अलग एनवायरनमेंट में रहकर अपने आप को चेंज कर लेना और अपनी जातियों को फैलाना, क्या है? अडप्टेशन से। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं हम। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, वही अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी वो रह रहा है, एक अकेली पूर्वज, पूर्वज का मतलब एंशियंट, ठीक है, प्रजाति, जिसको एंसेस्ट्रल स्पीशीज से विभिन्न प्रजातियां जो अलग अलग आवासों यानी कि हैबिटेट में के लिए अनुकूलित हो, का विकास अनुकूलन विकिरण कहलाता है। यही कि एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी एरिया में रह रही है कोई जाति है, उसका कोई अपना अनुकूलन है। जैसे वो जहाँ पे भी रह रही है, अगर वो ठंडे इलाके में रह रही है तो वो ठंड के हिसाब से उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होंगे, वो ऐसा खाना खाती होगी जो 2-4 दिन तक चल जाए, ताकि उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा बर्फ में घूमना नहीं पड़े। उसकी स्किन मोटी होगी, जो अडेप्टेशन से हम पढ़ के आए हैं। तो अगर कोई ऐसी एक पूर्वज जाति होगी, उसने क्या किया कि जब वो विभिन्न आवासों में गई, मतलब ठंड से निकाल के उसको रेगिस्तान में डाल दिया, तो अब वो जिंदा रहने के लिए अपने आप में थोड़े बहुत क्या कर लेगी? चेंज करेगी। अगर उसको जिंदा रहना है तो वो अपने आप में चेंज कर लेगी और फिर एक नई जाति बना लेगी। लेकिन उसका विकास कैसे हुआ? उसके पुराने वाले पूर्वजों से। तो किसी विशेष क्षेत्र में एक अकेली पूर्वज प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों का, अलग अलग जातियों का बनना, जो अलग अलग आवासों में के लिए अनुकूलित हो, का विकास अनुकूलन विकिरण कहलाता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है? नई जाति का विकास होता है। कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी के बाद वो एक नई जाति बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि इसका और उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। यही है अडप्टिव रेडिएशन।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो डार्विन ने दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डार्विन जो है वो एक आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड जिसको कहते हैं, वहां पर गए थे। नाम आप याद रखेंगे, कहीं नोट कर सकते हैं, गैलापागोस आइलैंड। और मैंने आपको उनके शिप का नाम भी बताया था इससे पहले जब हमने डार्विन को डिस्कस किया था, बीगल नाम था उसका। वैसे तो HMS बीगल था, HMS बीगल, कहाँ लिख दूं, ठीक है, बीगल। बीगल उनके जहाज का नाम था, पूरा नाम था HMS, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और गैलापागोस आइलैंड में गए थे। अब ये आइलैंड एक आइलैंड का समूह होता है एक्चुअली। एक आइलैंड, जैसे आइलैंड क्या होते हैं, ऐसे टापू, जिसको हम हिंदी में टापू कहते हैं। समुद्र के बीच में ऐसी छोटी छोटी जमीन होती है जहाँ पे लोग रहने लग जाते हैं, फिर हम उसको आइलैंड कह देते हैं। होटल वगैरह रहते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो मान लो ये पूरा समुद्र है, तो यहाँ पे ऐसा कोई आइलैंड बने हुए हैं छोटे छोटे, तो ये गैलापागोस आइलैंड थे, ठीक है। यहाँ पे वो अपना शिप लेकर गए थे और वहां पे उन्होंने कुछ स्पेशल टाइप के फिंचेस को देखा। फिंचेस क्या है, एक प्रकार का बर्ड है। जब वो उस आइलैंड पर गए, एक आइलैंड पर, सिर्फ एक ही आइलैंड की बात कर रही हूं मैं, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक ही फिंच की 20 प्रकार की प्रजातियां मिल रही हैं। जाति और प्रजाति में क्या अंतर है, जाति को हम स्पीशीज कहते हैं और प्रजाति को सब स्पीशीज कहते हैं। ये वैसी ही बात है कि कोई जाति है, उससे जब नई जाति बनने वाली होती है तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। तो थोड़े बहुत चेंजेस होने के बाद भी अगर वो इंटरब्रीड कर पा रही है, मतलब जनन कर पा रही है, तब तो वो प्रजाति है। आपको देखने में नहीं लग रहा कि ये सेम स्पीशीज है, लेकिन उन दोनों में जनन हो रहा है, इसका मतलब वो प्रजातियां हैं आपस में। लेकिन आपको देखने में भी डिफरेंट लग रही है, जनन भी नहीं कर रही है, तब तो वो डिफरेंट ही जाति है। तो भाई पहले प्रजाति बनती है, फिर वो धीरे धीरे नई जाति में विकसित हो जाती है। जैसा कि हमने कॉलीफ्लावर वाला एग्जाम्पल देखा था कि कॉलवर्ट से पहले कॉलीफ्लावर बनाया। अब कॉलीफ्लावर इतना डिफरेंट हो गया कि उसने कॉलवर्ट से जनन करना बंद कर दिया, क्योंकि वो नई जाति बन गई है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हुआ होगा। शुरू में जो कॉलीफ्लावर हमने बनाई थी वो थोड़ा बहुत जनन कर रही होगी कॉलवर्ट से, तब वो प्रजाति होगी, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो गैलापागोस आइलैंड था वहां पे जीवित जीव पाए जाते थे और वहां पे 20 प्रजातियां मिली उनको फिंचेस की। क्यों? तो डार्विन का ऐसा मानना था। अब क्योंकि डार्विन ने उन फिंचेस पे काम किया था, तो उन फिंचेस को आज हम डार्विन फिंचेस कह देते हैं उनके नाम पर, उस आइलैंड में पाई जाने वाली फिंचेस को। अब क्या वहां पे जनरली जो है उस आइलैंड पे, एक आइलैंड की अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर, तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां पे जितनी भी प्रजातियां थी उन सबकी चोंच अलग अलग थी। ये देखो, किसी की चोंच ऐसी थी, किसी की थोड़ी सी डिफरेंट थी, किसी की और डिफरेंट थी, किसी की और डिफरेंट थी। ऐसे उन्होंने 20 प्रकार की फिंचेस देखी। डार्विन ने जब वहां रहकर उनको अच्छे से देखा तो उन्होंने पाया कि शुरुआत में ये सभी फिंचेस जो है वो एक ही रही होंगी, लेकिन क्योंकि इनके खान पान में अंतर आ गया, मतलब खाने पीने, रहने सहने की जो तरीके हैं उसमें अंतर आने की वजह से इनकी चोंच में जो है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मेनली चोंच का काम क्या होता है, खाना, तो इनके खाने में अंतर आ गया होगा, इसीलिए ये कैसी हो गई है, डिफरेंट दिखने लगी। अभी हम इसको और समझेंगे, पहले इसको देखो थोड़ा। डार्विन ने गैलापागोस द्वीप में यात्रा के दौरान जीवों की आश्चर्यजनक विविधता देखी। एक प्रकार की छोटी चिड़ियाएं जिन्हें आज डार्विन फिंचेस कहा जाता है ने सर्वाधिक आकर्षित किया। उसने पाया कि द्वीपों पर इन पक्षियों की अनेक किस्में उपस्थित हैं, बहुत सारी वैरायटी थी वहां पे। गैलापागोस द्वीप पर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की फिंचे मुख्यतः दक्षिणी अमेरिकी धारा की एक बीज खाने वाली, मतलब क्या खाती थी, ये सीड खाती थी, बीज खाती थी, खाने वाली पूर्वज फिंच से ही विकसित हुई होगी, ऐसा उनका मानना था। कि ये जो अलग अलग आपको अलग अलग प्रकार की बीक वाली फिंचेस दिख रही है, इनका विकास एक एंसेस्टर फिंच यानी कि पूर्वज फिंच से हुआ है, जो सिर्फ क्या खाती थी, सीड खाती थी। अब ये विकास हुआ कैसे, तो बुक में तो आपको कुछ समझ आना नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे हुआ ये विकास। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश,
क्या कहानी थी कि उन्होंने, मैंने कहा कि एक आइलैंड पर काम किया। अब जरा सोचो कि ये जो बोर्ड है हमारा, ये पूरा वो आइलैंड है, उन आइलैंड का जितना भी ग्रुप था, द्वीप जिसको हम कह रहे हैं, टापू जिसको कह रहे हैं, उसका एक ग्रुप था। तो मान लो ये एक हमारा एक आइलैंड है जहाँ पे डार्विन खड़े हैं। डार्विन ने ये कहा कि सबसे पहले ये जो हम चिड़ियाएं देख रहे हैं, ये जो फिंचेस देख रहे हैं, जिनकी अलग अलग चोंच है, किसी की चोंच जो है वो ऐसी मुड़ी हुई थी, किसी की चौड़ी थी, किसी की चपटी थी, तो ये सब एक ही से विकसित हुए हैं, ये उन्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। और मैंने आपको बोला ये प्रजातियां हैं, मतलब ये ब्रीड कर पा रही होंगी आपस में, है ना, नई जाति में विकसित नहीं हुई, हालांकि धीरे धीरे वो नई जाति में विकसित हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि इनकी एक पूर्वज रही होगी, एक फिंचेस पूर्वज रही होगी। मान लो वो यहाँ पे बीच सेंटर में रहती थी, हम मान रहे हैं बीच सेंटर में रहती थी, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बीचों बीच रहती थी, हम हमारे समझने के हिसाब से थोड़ा सा मान रहे हैं कि पहले यहाँ पे कोई पूर्वज चिड़िया रहती होगी या पूर्वज फिंचेस। उनकी जो बात उन्होंने अपनी बुक में कही है वही मैं कहने जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से, कि पूर्वज फिंच रही होगी। अब ये फिंच क्या खाती थी? ये सीड खाती थी, जो उन्होंने कहा कि सीड खाने वाले किसी पूर्वज से ही विकास हुआ है। अब इसकी चोंच जो है सीड खाने के हिसाब से ऐसी कुछ रही होगी। सारी चिड़िया यहाँ पे रहती थी बीचों बीच। अब क्या हुआ भाई, चिड़िया फिंचेस की संख्या बढ़ गई तो खाने में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। अब 2-4 फिंचेस क्या हुई होगी, इस आइलैंड पे उड़ते उड़ते यहाँ पे चली गई होगी। यहाँ पे चली हो गई। यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, उन्होंने उसको खाने की कोशिश की, खाया तो उन्हें बहुत टेस्टी लगा कि यार ये तो बहुत टेस्टी है। अब टेस्टी है तो इनको लगा कि यार यहाँ पे तो सबको बीज खाने पड़ते हैं, और बीज खाने में भी बहुत झगड़ा होता है क्योंकि दिन ब दिन हमारी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इस जगह पर आकर रहने लग जाए जहाँ पर कीड़े हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें खाने को मिल जाएगा। तो मानो 6-7 फिंचेस जो है वो यहाँ पर आकर रहने लगी। अब यहाँ पे आके रहने लगी तो भाई ऐसा तो है नहीं, इनके साथ ये कोई दिक्कत नहीं थी ना भाई, बर्ड्स तो किसी से भी जनन कर देते हैं, हमारी तरह इंसानों की तरह थोड़ी ना कि उसको किसी से प्यार हो गया है उसी से शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में तो भाई मेन काम जनन करना है, वो अपना पेयर ढूंढ लेते हैं और उससे जनन कर लेते हैं। तो अगर 4-5 फिंचेस यहाँ गई होगी तो उसमें मेल भी होगी, फीमेल भी होंगी, सब तरह की होगी। तो भाई उनको यहीं पे खाना मिल रहा था, यहीं पे जनन भी हो रहा था, और धीरे धीरे संख्या में वृद्धि भी हो रही थी, और यहाँ का वातावरण भी उन्हें अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने सोचा हम यहीं बस जाते हैं। अब आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है पिछली क्लासेस का, तो आपने बर्ड्स की अगर चोंच के बारे में पढ़ा है, तो सब बर्ड्स जो आप देखते भी होंगे अपने आसपास कि सब बर्ड्स की चोंच अलग अलग होती है। जो दाना खाते हैं, जैसे मिट्टू है, मिट्टू यानी पैरेट, पैरेट जो है वो ज़्यादातर हार्ड चीज़ें खाता है, तो उसकी चोंच ऐसी मुड़ी हुई रहती है क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ये गेहूँ, चना, हार्ड चीज़ें, भुट्टे ऐसे तोड़ तोड़ के खाता है, तो उसकी चोंच जो है वो कुछ ऐसी होती है ना। हमिंग बर्ड जो है वो फूलों का रस चूसती है, तो उसकी तीखी निडल जैसी चोंच होती है। तो खाने के हिसाब से चोंच बदलती है। तो इनमें भी क्या हुआ, जब तक ये सीड खा रहे थे तब तक इनकी चोंच ऐसी थी। जब इन्होंने कीड़े खाना शुरू किए तो इनकी चोंच में उन कीड़ों को आसानी से पकड़ने के लिए कुछ अनुकूलन हुए होंगे, कुछ चेंजेस हुए होंगे, जिसकी वजह से अब जो इनकी चोंच है वो कैसी हो गई, दूसरा ही बना देती हूँ। अब जो इनकी चोंच है वो मान लो कुछ ऐसी हो गई, तो उसकी चोंच कुछ ऐसी रह गई होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीता तो नए बच्चे हुए होंगे, उनमें धीरे धीरे तो यही पहले वाली चोंच रही होगी, लेकिन फिर उन्होंने अडेप्टेशन किया, फिर उनके अनुकूलन में ऐसा परिवर्तन हो गया कि अब जो भी नई फिंच बन रही है वो ऐसी चोंच वाली बन रही है। मतलब यहाँ पे सारी जो फिंच है वो कैसी चोंच वाली है, ऐसी मुड़ी हुई चोंच वाली है। अब ऐसा ही सीन किसी दूसरी फिंचेस के साथ हुआ होगा कि उन्होंने भी भाई मजाक के तौर पे कि उन्होंने सोचा यार उन्होंने तो अपना नया घर बार बसा दिया है, हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये भी उड़ते उड़ते गई, मान लो वो यहाँ पे गई होंगी। यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पेड़ थे बढ़िया से, है ना, और
बड़े बड़े पेड़ों पर फ्रूट लगे हुए थे। चलो फ्रूट बनाते हैं, आज पूरा ही आपको खाना वाना खिलाएंगे। ये फ्रूट बने हुए, अब आप बोलेंगे ये कैसे फ्रूट है? भाई बायो के फ्रूट है, ऐसे ही बनाते हैं, आप अच्छे बना देना। अब ये वाली फिंचेस वापस यहाँ उड़ के गई। फिर वही सेम कहानी हुई, इसके अपने साथ 2 4 6 को लेके गई होगी, जनन भी आराम से हो रहा है, खाना पीना भी आराम से मिल रहा है, इसको फ्रूट खाने लग गई, तो इसकी जो चोंच है वो हो सकता है कुछ ऐसी मुड़ गई हो, है ना, ऐसी। तो अब जो नई बनी फिंच वो कुछ ऐसी बनी। तो यहाँ वाली फिंच का शेप अलग, यहाँ वाली ऐसे ऐसे करते ही आइलैंड पे जगह जगह पे फिंचेस फैल गई और हमारे पास जैसा कि डार्विन को दिखी 20 प्रकार की उनको नई नई फिंचेस दिखी। और अंतर क्या था उनमें? सिर्फ चोंच में। तो ये उन्होंने, और वो इंटरब्रीड भी कर पा रही थी, इसका मतलब किसी एक पूर्वज से जन्मी होगी और अभी सब स्पीशीज बनी है। तो यही डार्विन ने कहा कि उन्हें 20 अलग अलग प्रकार की चोंच वाली या 20 अलग अलग प्रकार की फिंचेस दिखी और ये फिंचेस एक ही प्रकार की किसी पूर्वज से जन्मी है जो पहले क्या खाते होंगे? सीड खाते होंगे। हालांकि ये प्रूफ हो चुका है डार्विन की, क्योंकि वहां पे सीड खाने वाली फिंचेस भी हैं, कुछ इंसेक्ट खाने वाली भी है, कुछ फ्रूट खाने वाली भी है, कुछ और खाने वाली भी है, इस तरह से। तो यही डार्विन ने प्रूफ किया कि ये क्या है? ये अडप्टिव रेडिएशन है। अब कैसे अडप्टिव रेडिएशन है जरा समझो। एक जगह से, जो कि अडप्टिव रेडिएशन की परिभाषा हमने क्या दी? किसी एक प्रकार के या अकेले पूर्वज से विभिन्न प्रजातियों का विकास जो अलग अलग भौगोलिक वातावरण में अनुकूलित हो गई है या अलग अलग आवासों में अनुकूलित होकर नई जातियों का विकास कर चुकी है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलित विकिरण। अनुकूलित विकिरण। फिर से सुन लो, एक ही प्रकार के पूर्वजों से विकसित अनेक प्रजातियां, ये अनेक प्रजातियां बन गई है या जातियां बन गई है, जातियां बनेंगी आगे जाके, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है उनमें, है ना। अनेक प्रजातियां जो भिन्न भिन्न आवासों में, पहले यहाँ रहती थी, अब वहां का वातावरण थोड़ा सा डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, खान पान अलग है, तो अलग अलग आवासों में या हैबिटेट में रहने के कारण अनुकूलित हो चुकी है और नई प्रजातियों का विकास कर चुकी है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूलित रेडिएशन। ये रेडिएशन यानी कि विकिरण जा रही है और बहुत सारी स्पीशीज बन गई है। आई बात समझ में कि अनुकूलित विकिरण क्या है? ठीक है, यही डार्विन का कहना था। एक जगह से, और एक सिंपल हिंदी की भाषा में समझाऊं, किसी एक जगह से निकली हुई विभिन्न प्रकार की जातियां, कि इनका पूर्वज एक था लेकिन अब ये एक दूसरे से डिफरेंट हो गई है, लेकिन निकली ये एक ही जगह से, तो भाई विकिरण है ना, फैल रही है ना ये ऐसे, तो ये क्या हो गए? अनुकूलन की वजह से विकिरण। अनुकूलन क्या होता है? जहां वो रह रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होना, तो ये अनुकूलन ही तो है सब। अनुकूलन की वजह से ही ये चेंज हुई है और फैली है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? अनुकूलित विकिरण। अब इसके 2 प्रकार हमारे सामने हैं, और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल भी अनुकूलित विकिरण का एक उदाहरण है। ये देखो, मार्सुपियल होते क्या हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है कंगारू। कंगारू क्या होते हैं? पहले तो आप मेरी बात सुन लीजिए कि मैमेलिया अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है, हालांकि क्लास 11 में मैमेलिया के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो नहीं पढ़ाते, मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्हें बस एक आइडिया जरूर दिया था, वही आइडिया मैं आपको भी दे रही हूँ कि मैमेलिया को आगे 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होते हैं प्रोटोयूथीरिया, एक मेटायूथीरिया और एक यूथीरिया। हम जो है वो सब जो अपने बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़कर रखते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है मैम? चैप्टर 2nd, 3rd, 4th में पढ़ा है आपने, है ना। ठीक है, कि प्लेसेंटा बच्चे को भोजन प्रदान करने के लिए जो माँ से कनेक्शन होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो जो प्लेसेंटा बनाते हैं उसे यूथीरिया कहते हैं, हम सब यूथीरिया। उसके पहले आते हैं मेटाथीरिया, जो प्लेसेंटा भी नहीं बनाते और पूरा डेवलप बेबी भी बाहर नहीं निकालते, जैसे कि कंगारू। कंगारू क्या करता है? एक अविकसित सा बच्चे को जन्म देता है
और फिर उसकी जो कैप होती है जिसको मार्सुपियन कैप या मार्सुपियन बैग भी कहते हैं, उसके अंदर बच्चे ऐसे लटके हुए रहते हैं जब तक कि वो पूरे डेवलप नहीं होते। फिर वहीं पे वो उसको खाना पीना देती है, उसको पोषण देती है। फिर जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं फिर वो उससे बाहर निकलते हैं, मतलब 2 बार वो क्या करती है, उनको पोषण देती है। तो वो मेटायूथीरिया यानी कि मार्सुपियल कहलाते हैं। कंगारू इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि आधा डेवलप बच्चा जन्म देते हैं, फिर आधा उसको बाहर डेवलप करते हैं, फिर बाहर नॉर्मल एनवायरनमेंट में निकालते हैं। और तीसरे होते हैं जो है सबसे पहले वाले प्रोटोयूथिया, जो सबसे पुराने वाले मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। आपने एकिडना पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना। आपने ऑर्निथोरिंकस पढ़ा होगा, प्लेटिपस जिसको कहते हैं। याद करो पुरानी क्लास 11th, और नहीं तो मैंने पढ़ाया है, फिर से पढ़ सकते हो। चलो, तो इन्होंने क्या कहा, एक और एग्जाम्पल हम अनुकिरण विकिरण का ये देते हैं कि मार्सुपियन जो थे यानी कि शिशुदानी, मार्सुपियन का वही मैंने कहा वो बैग रहता है उसके आगे, जिसको हिंदी में शिशुदानी कहते हैं, मार्सुपियन बैग भी कहते हैं। उसके अंदर बच्चे ऐसे जो है बाहर निकले होते हैं। कंगारू आपने देखा। तो मार्सुपियन जो रहे होंगे वो एक पूर्वज रहे होंगे, उन्हीं से डेवलप हो के अलग अलग आवासों में जाके हमें अलग अलग प्रकार के मार्सुपियंस मिलते हैं। ये सभी मार्सुपियंस है, लेकिन पहले कोई एक मार्सुपियन रहा होगा। जब इस मार्सुपियन को किसी अलग अलग जगह पे जाना पड़ा तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से उस मार्सुपियन ने अपने आप में कुछ अडेप्टेशंस किए, कुछ अनुकूलन किए, जिसकी वजह से उनकी शक्लें जो है वो मेन मार्सुपियन से चेंज हो गई। जैसे वहाँ पे चोंच बदल गई थी, ऐसे यहाँ पे देखो आपको सब, ये सब कौन है, ये सब मार्सुपियंस ही हैं और ये किसी एक पूर्वज से ही निकले। अब आप बोलोगे कैसे पता कि ये मार्सुपियंस है, वही ये सब मतलब आधे डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं और इनके सबके जीन्स जो है वो सिमिलर भी है। ठीक है, तो जैसे कि ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहाँ के रहने के हिसाब से इसमें ऐसे फुदकने की पावर आ गई, है ना, लंबी ऐसे निकल गई। ठंडे इलाके में रहता था तो उस हिसाब से इसमें चेंज हुआ। इसको हर छोटी चीज़ में सुनना पड़ता था तो कि दुश्मन तो नहीं आ रहा, तो इसके कान लंबे हो गए। ऐसे ही जो बाघ है, बाघ बिल्ली जिसको कहते हैं, ये जहाँ पे रहती है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो गया इसमें। ये तस्मानिया, ये सब अलग अलग जगहों पे रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये तस्मानिया में रहता है। ये शर्करा ग्राइडर है जिसको हम है ना फेलेंजियर भी कहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फेलेंजियर भी कहते हैं। ये भी मार्सुपियन है, लेकिन अब ये इसको पेड़ों पर रहना पड़ता होगा तो इसको लगा यार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे नीचे चढ़ के जाऊंगा तो कोई खा जाएगा, तो इसने उड़ने की कला डेवलप कर दी। तो अब ये पक्षी जैसे उड़ पाता है ये भी मार्सुपियन, लेकिन आपको लगेगा ये तो पक्षी है। तो भाई इन्होंने अपने अनुकूलन के हिसाब से अपने आप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे ये शिशुदानी, ये सब शिशुदानी वाले ही हैं। चुचुंदर है, हालांकि ये वो ऐसा वाला चुचुंदर नहीं है जो हमारे घर में मिलता है, वो तो हमारा यूथीरिया में आता है वो, ठीक है। ये मार्सुपियल वाला है। तो इसको वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो इसने क्या खाना शुरू कर दिया, चींटियाँ खाना शुरू कर दिया। तो इसका जो मुंह है, इसके जो हाथ है, वो चींटियों को खाने के हिसाब से जो है डेवलप हो गए, अनुकूलित हो गए। तो ये भी एक उदाहरण है। दोनों उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक तो डार्विन फिंचेस वाला भी और ये वाला भी। ऑस्ट्रेलिया में एक ही प्रकार के पूर्वज इन विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल का विकास हुआ है। इनमें से प्रत्येक दूसरे से भिन्न है, दिख ही रहा है फोटो में, है ना, सब एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासी हैं। वह दुनिया के अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते। ये सब कहाँ रह रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। जैसे कि वो डार्विन फिंचेस जो है वो सिर्फ उसी आइलैंड पे रह रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है। ऐसे ही ये सब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ये सब मार्सुपियंस है, लेकिन इनकी संरचनाएं टोटली डिफरेंट है क्योंकि इनके आवास अलग है। ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा महाद्वीप तो है नहीं कि इतनी सी जगह है ना, बड़ा महाद्वीप है। कहीं ठंड है, कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर कम भी है, कहीं खाने को चींटियाँ ही मिल रही है, कहीं खाने को फल भी मिल रहे हैं। तो भाई उस हिसाब से एनिमल्स ने अपने आप को क्या कर दिया है, अलग अलग जगहों के हिसाब से चेंज कर दिया। अब इसके 2 प्रकार हमारे सामने आते हैं, और प्रकार नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि कहीं भी आज तक बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि प्रकार बताओ। इन दोनों को जनरली अलग टॉपिक के फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है अपसारी विकिरण या अपसारी विकास भी कहते हैं इसी को ही, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लिख दूं क्या यहाँ पे,
लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, नीचे। डाइवर्जेंट विकिरण या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट रेडिएशन, दोनों बात आप कह सकते हैं। जब जीवों का एक समूह एक समान शारीरिक रचना साझा करता है, मतलब कोई आपके पास ग्रुप ऑफ एनिमल है, यानी कि 2-4 ऐसे आपके पास अलग अलग जीव है जो शारीरिक एक समान शारीरिक रचना प्रदर्शित करता है, मतलब दिखने में एक समान है, ठीक है, जो विभिन्न आवासों में रहता है लेकिन आवास अलग अलग है। आपको लग रहा है कि ये भी कंगारू है ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला, हालांकि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई कंगारू है ना, ये कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ऐसा ही मैंने अफ्रीका में भी देखा था, तो क्या वो भी कंगारू है, क्योंकि वो तो कंगारू जैसा दिख रहा है। तो एक जैसी दिखने वाली संरचना, लेकिन आवास कैसा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, मतलब भिन्न भिन्न आवासों में रहने के कारण विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु भिन्न भिन्न रूप से अनुकूलित हो गए हैं। इस प्रकार की अनुकूलन विकिरण को अपसारी विकास कहते हैं। भाई ये भी एक तरह का क्या है, अनुकूलन रेडिएशन ही है। एक समूह है जो अलग अलग आवासों में रह रहा है लेकिन दिखने में एक जैसा लग रहा है, अलग अलग प्रजातियां हैं लेकिन दिखने में एक जैसी लग रही है, ठीक है। क्या है ये, इसको समझेंगे अभी। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, वही जो पीछे हम 2 पढ़ कर आए हैं, डार्विन फिंचेस वाला। आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया है क्योंकि हमें वो एग्जाम्पल वहाँ पे भी लिखना है अगर वो अनुकूलित रेडिएशन आता है, और अपसारी वाला पूछता है डाइवर्जेंट वाला, तो वो भी इसमें भी वही एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण करके लिख देती हूँ। एक तो डार्विन फिंचेस, और एक जो हमने मार्सुपियंस वाला दिया, और भी दे सकते हैं। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे समजात और समवर्ती अंग वाला, तो इसमें भी वही आता है कि जो जिनके पास क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं, समजात अंग क्या होते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे जीव जो दिखने में हमें एक जैसे नहीं लगते, हमें लगता है ये अलग है ये अलग है, लेकिन जब हम इनकी आंतरिक संरचनाएं देखते हैं तो वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि अगर आप मनुष्य के हाथ देखेंगे और घोड़े का पैर देखेंगे, ये एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, समजात अंग वाला और डार्विन फिंचेस वाला भी लिखना है। घोड़े का पैर देखेंगे या मनुष्य का भी पैर देख लो, घोड़े का भी पैर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पैर जो भी देखना चाहते हो मनुष्य का वो देख सकते हो। क्या है कि हमारे पैर क्या कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं, नॉर्मल चलते हैं हम। घोड़े के पैर से अगर आप आपके पैर को कंपेयर करोगे तो घोड़ा तो दौड़ता है, उसके पैरों की पावर अलग है, उसकी शक्ति अलग है, वो अलग जानवर है, हम अलग जानवर है। दिखने में भी हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, काम भी हम दोनों का एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर हम घोड़े की हड्डियां देखें पैर की और हमारी हड्डियां देखें तो वो अंदर से सेम है। जब हम समजात अंग पढ़ेंगे तब मैं आपको अंदर का फोटोग्राफ दिखाऊंगी, इसका एक्सरे करके कि कैसे दिखते हैं ये। तो हम दोनों के पैरों की जो संरचना है वो समान है, ठीक है। तो ये यही क्या है, अडैप्टिव रेडिएशन है। और कौन सी वाली, डाइवर्जेंट वाली, जो भिन्न भिन्न आवासों में रहने की वजह से हम में डिफरेंट हो गए। उसका पैर अलग दिखने लग गया, हमारा अलग दिखने लग गया, लेकिन अंदर से हम एक जैसे हैं, मतलब एक ही पूर्वज से जन्मे होंगे। ऐसा ही हमने डार्विन फिंचेस में देखा कि वो एक ही सीड वाली थी, उन्हीं से अलग अलग भिन्न भिन्न आवासों में रहने की वजह से वो एक दूसरे से अलग दिखने लग गई। तो ये क्या हुआ भाई, डाइवर्जेंट हुआ। डाइवर्जेंट का मतलब होना है किसी को फैलना। भाई एक से बहुत सारे बन गए, एक ही पूर्वज में विकिरण हुई और बहुत सारे बन गए, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट होना या अपसारी होना, फैलाव हुआ इनमें, ठीक है। दूसरा है अभिसारी, जस्ट उल्टा। यहाँ पे एक पूर्वज से अलग अलग प्रजातियां बनी हैं। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट में जस्ट उल्टा कर दो, अलग अलग प्रजातियां या अलग अलग पूर्वज किसी एक जगह पर आकर रहने लगे और एक जैसे दिखने लगे, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे, अभिसारी कह देंगे। ये सब हो किसी लिए रहा है, क्योंकि वातावरण वहां का ऐसा है। वातावरण और अनुकूलन की वजह से ही अपसारी भी हो रहे हैं और अभिसारी भी हो रहे हैं।
जैसे अभी एग्जाम्पल देखेंगे, पहले परिभाषा देख लो। विभिन्न पूर्वजता वाले जीवों में एक ही प्रकार के पर्यावरण में समान कार्य करने हेतु, ठीक है, अलग अलग पूर्वज हैं, सबकी जातियां अलग अलग है, लेकिन वो किसी समान पर्यावरण में आ गए हैं। एक पर्यावरण में आने की वजह से समान कार्य करने हेतु तुल्य रूपता यानी कि समवर्ती एनालोगस उत्पन्न हो जाती है। अर्थात उनके क्या, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, उनके भिन्न प्रकार के अंग समान कार्य संपन्न करने हेतु अनुकूलित हो जाते हैं। इस प्रकार की अनुकूलित विकिरण को अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या है ये कि अलग अलग जातियों के कुछ जीव है, मान लो एक जो है मेमेलिया का है ना, एक एम्फीबिया का है, एक हमने ले लिया रेप्टाइल्स का है। ये सब अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संघ हैं। अब ये किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए, समान पर्यावरण, ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए, मान लो रेगिस्तान में आ गए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रेगिस्तान में आ गए, तो अब रेगिस्तान में वहाँ पे रहने के लिए भाई एम्फीबिया वाले को तो बहुत सारा पानी चाहिए, वो तो कैसे जिंदा रहेगा, और रेप्टिलिया को उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन अब उसको जिंदा तो रहना ही है, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से कुछ अनुकूलन ऐसे कर लेगा, कुछ कैरेक्टर ऐसे डेवलप कर लेगा कि वो वहाँ पे आराम से रह सके। तो अगर रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमेलिया ये एक ही जगह पे रहने लग जाए और वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से एक जैसे कैरेक्टर डेवलप कर लें, और आपको देखने में ऐसा लगे कि ये तीनों तो एक ही है, हमें पता ही नहीं चलेगी कौन रेप्टिलिया है, कौन मेमेलिया है और कौन एम्फीबिया है, तो ऐसा वाला जो एवोल्यूशन है वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, और हिंदी में आप देखो अभिसारी, मतलब दूर से पास की तरफ आना, बहुत सारी जातियों से मिलाकर एक समान जीव को उत्पन्न करना, वो एक जैसे दिखेंगे। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये समवर्ती या जो एनालोगस ऑर्गन है ये हम पढ़ेंगे, मैंने कहा दूसरा टॉपिक है, वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। समवर्ती अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो अंदर की तरफ, जिनकी आंतरिक संरचना अलग अलग होती है लेकिन काम एक जैसा करते हैं। अभी एग्जाम्पल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, जस्ट उसका उल्टा, वहां पे एक पूर्वज से बहुत सारे बन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी जातियों से एक जैसे एनिमल बन रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चिड़िया रहती है अलग स्पीशीज की, यहाँ पे कोई दूसरी चिड़िया रहती है वो भी अलग स्पीशीज की है ना, और यहाँ पे कोई मेमेलिया रहता है। अब क्या हुआ, ये बीच वाली एक जगह है, ये तीनों यहाँ पे घूमने, सैर सपाटा करने आए। अब सैर सपाटा करने आए और ऐसा कुछ हुआ कि ये फंस गए। मूवीज में देखते हो ना कि ऐसा कुछ हो जाता है, वहां पे फंस जाते हैं हॉरर मूवीज में। अब ये तीनों, ये मान लो एक चिड़िया थी, यानी कि बर्ड था, पक्षी था ये मान लो एक मेमेलिया था, यानी या मैं रेप्टाइल्स बोल देती हूँ, रेप्टिलिया था, और ये मान लो एक मछली थी। अब क्या हुआ, ये ऐसी जगह पर आकर फंस गए। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो तीनों है वो तीनों से डिफरेंट है, मतलब या तो बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी भी कम है तो सही लेकिन कम है ना, खाने पीने के लिए बहुत सिक्रेसिटी है। तो अब इन तीनों को यहाँ पे फंस गए हैं तो जीवन व्यापन तो करना पड़ेगा। तो ये तीनों अपने आप में यहाँ के लिए, इस पर्यावरण के लिए, क्योंकि अब इनका पर्यावरण कैसा हो गया है, समान हो गया। पहले अलग अलग पर्यावरण में रह रहे थे, अब समान पर्यावरण हो गया है, तो इन्होंने अपने आप में कुछ ऐसे चेंज कर दिए कि ये तीनों एक जैसे दिखने लग गए। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये पक्षी है कि कौन रेप्टाइल है कि कौन मछली है। ऐसे को हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी, केंद्र की तरफ आना। आपने अपसारी अभिसारी पढ़ा होगा, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो अभी होता है, और अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो अप होता है, अपसारी। और डाइवर्जेंट का मतलब भी वही, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्ज होना। भाई रास्ते पे लिखा होता है ना आगे डाइवर्जन है, मतलब एक रास्ता दो में बट रहा होता है। तो यहाँ पे एक पूर्वज जो है वो बहुत सारे जातियों में बढ़ रहा है, तो वो अपसारी डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो अभिसारी और इनमें। अब खास बात जो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं वो जरा देखो, और एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो भी आपको सुननी है, स्पेशल है। चलिए, उदाहरण के लिए जलीय जीवन के लिए पेंगुइन, फ्लिपर व डॉल्फिन के फिन, पक्षियों के पंख व कीटों के पंख।
ये तीनों। पेंगुइन क्या है भाई? पक्षी है, अगर आपको पता है, ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। उसमें क्या होते हैं? फ्लिपर्स होते हैं। डॉल्फिन के फिन, डॉल्फिन क्या है? मैमेलिया है। देखो ये एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कन्वर्जेंट। ये मैमेलिया है और पक्षी वही, ये दोनों तो पक्षी है, एविज है। अब क्या हुआ भाई, ये तीनों तो अलग है लेकिन ये तीनों पानी में रहते हैं। पेंगुइन भी पानी में रहता है, डॉल्फिन भी पानी में रहती है और डॉल्फिन भी पानी में रहती है। और इधर पक्षियों के पंख, पक्षी हवा में रहते हैं, ठीक है। और कीट जो है, पक्षी तो एविज में आते हैं, पक्षी किस में आते हैं? एविज। और कीट किस में आते हैं? कीट तो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं, नॉन कॉर्डेटा है, याद है ना? हाँ, ये तो भाई कॉर्डेटा है एविज, तो ये तो ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी, ऑर्थोपोडा के प्राणी है जो कि नॉन कॉर्डेट है। तो ये दोनों तो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है और ये दोनों भी अलग अलग संघ के हैं। लेकिन क्योंकि पेंगुइन भी पानी में रहता है तो उसके पंख भी क्या काम कर रहे हैं? उसके हाथ किस में बदल गए? पंखों में, क्योंकि उसको पानी में रहना था। डॉल्फिन मैमेलिया है, उसमें मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या है? तैरने के लिए पंख है। तो क्या आपको लगता है डॉल्फिन को देखकर कि ये मैमेलिया हो गया? आपको ऐसा लगेगा यार ये तो फिश है, लगता होगा ना, जब तक आपने 11th में पढ़ा नहीं होगा या कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो भिन्न भिन्न जातियों के या भिन्न भिन्न पूर्वजों के प्राणी जब समान वातावरण में, क्योंकि ये दोनों अब जल में रहने आ गए, तो उस वातावरण के हिसाब से इन्होंने ऐसे चेंज कर दिए कि ये एक जैसे दिखने लग गए और इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी विकिरण। ऐसा ही पक्षी में है, पक्षी को उड़ना था तो उसने पंख बनाए। कीट ऑर्थोपोडा का है, उसको भी हवा में उड़ना है तो उसके भी पंख है। दोनों के पंख उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डॉल्फिन के पंखों का अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे, फिन्स का, और फ्लिपर यानी कि पेंगुइन के फ्लिपर का अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग प्राणी हैं, वो अलग है, वो अलग है, दिखने में सेम है, बस यहाँ पे पक्षी के पंख अलग दिखते हैं और कीटों के पंख अलग दिखते हैं। ये देखो, ये चमगादड़ है। चमगादड़ क्या है भाई? मैमेलिया है। चमगादड़ किस में आता है? बैट, क्लास 11th, मैमेलिया पढ़ाया है अभी मैंने, एनिमल किंगडम, क्लास 11th में। और ये है पक्षी, यानी कि एविज में आएगा ये तो। और ये है इंसेक्ट, ये आर्थ्रोपोडा। अब बाहर से तो आपको तीनों कार्य के हिसाब से सेम काम कर रहे हैं, है ना, तीनों उड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तीनों हवाओं में रह रहे हैं, इसको भी हवा से काम है, इसको भी हवा से काम है, इसको भी हवा से काम है। तो ये तीन अलग अलग प्रजातियों के जीव दिखने में एक जैसे हो गए क्योंकि इनका वातावरण समान है, इनका एनवायरनमेंट समान है। लेकिन जब हमने इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो ये देखो, इसकी हड्डियां अलग तरह की हैं, इसकी हड्डियां हमारे जैसी है, क्योंकि मैमेलिया 5 उंगलियों जैसा दिख रहा होगा आपको, अलग से 5 उंगलियां से, है ना, ऐसे किसी ने अंगूठा फैलाया हो इस तरह से। और इसका देख लो, इसके भी अलग है, इसके पंखों का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसी हड्डियां मिलेंगी आपको इसमें, बस। तो यही क्या है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में आपके पिक्चर दे रखा है, कन्वर्जेंट का ही है ये, लेकिन है ना एनसीईआरटी की हिंदी वाली बुक में बहुत गड़बड़ है। इंग्लिश वाली में तो इसको कन्वर्जेंट ही लिखा हुआ है, क्योंकि अभिसारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। ये बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, फिर मिस्टेक हो जाएगी, एग्जाम में गलत कराओगे। हिंदी वाली बुक में जो अपसारी लिखा हुआ है इस पिक्चर के नीचे, ये अपसारी नहीं है, ये अभिसारी है। इंग्लिश वाली बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पे सही लिखा हुआ है कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट को हिंदी में हम अभिसारी कहते हैं। तो जरा इसको यहाँ पे चेंज कर लो। ये स्पेशली मैंने इसलिए बताया है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये अभिसारी है, जिसको इंग्लिश वाली बुक में कन्वर्जेंट लिखा हुआ है और वो सही है। और देख भी लो, अभी पिक्चर देख के भी समझ जाओ। मैंने कहा कन्वर्जेंट क्या है, अभिसारी क्या है? भिन्न प्रजातियों के जीवों का एक जैसा दिखना। यहाँ पे देखो, इधर अपरास्तरीय, अपरास्तरीय मतलब प्लेसेंटल वाले, यूथीरिया, जिसको मैंने कहा मैमेलिया में सबसे हायर पोस्ट पे जो है यूथीरिया, यानी जिनमें क्या बनता है? अपरा बनता है, यानी प्लेसेंटा बनता है। ये प्लेसेंटल प्राणी है,
ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के शिशुदानी है, मतलब मार्सुपियंस है। इधर भी सेम है, वो एक ही डायग्राम है आपकी बुक में, यहाँ पे आ नहीं रहा था इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये भी प्लेसेंटल है और ये मार्सुपियंस है। अब कन्वर्जेंट वाला क्या कह रहा है कि अलग अलग प्रजाति के लोग एक जगह पे आने से एक जैसे कार्य करने वाले अंग विकसित कर लेते हैं। अब इधर देखो, ये जो है ये चुचुंदर है, ये क्या है, प्लेसेंटल है, यूथीरिया का है, और ये मार्सुपियंस का है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का चुचुंदर और ये वाला अपरा वाला चुचुंदर, ये दोनों कहाँ रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। दोनों की स्पीशीज भी अलग है, संघ भी अलग है। मैमेलिया का यूथीरिया है ये, और ये मेटाथीरिया है। दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपको देखो एक जैसे लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रहने की जो जगह है वो एक जैसी है, तो इन्होंने वहां के वातावरण के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये वाला चुचुंदर और ये वाला चुचुंदर एक जैसा लग रहा है, जबकि दोनों अलग अलग है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ही एक चींटीखोर ये वाला भी रहता है और एक निम्बेट चींटीखोर ये वाला भी रहता है। ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, स्पीशीज इन द सेंस कि वो सब स्पीशीज के हैं, लेकिन ये वाला आपको सेम लग रहा है और ये वाला भी सेम लग रहा है। और देखो ऐसे ही सारे देखो, सब में ये वाला चूहा देखो, ये चूहा देखो, दोनों अलग अलग जाति के हैं लेकिन दिखने में सेम है क्योंकि वातावरण इनका सेम है। ये भी, लेमर भी, और ये देखो ये गिलहरी है, उड़न गिलहरी, ये हमारी कैटेगरी में आती है, मतलब यूथीरिया की प्राणी है। और ये है उड़न फैलेंजर जो कि मार्सुपियन है, मतलब ये अनडेवलप्ड बच्चों को जन्म देता है। इसका जो है क्लास अलग है, इसकी क्लास अलग है, लेकिन ये दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं। उसके पास भी वही पंख है उड़ने वाले, इसके पास भी वही पंख है, क्योंकि ये दोनों पेड़ पर रहते हैं और वहाँ पे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए इनको जो है वो पंखों की जरूरत पड़ रही है। ये दोनों भी बिल्कुल सेम। इस तरह आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी बहुत सारी, ठीक है। और यही क्या है, कन्वर्जेंट है, कि अलग अलग जीव प्रजातियों का या अलग अलग पूर्वजों से आए जीवों का किसी एक जगह पर रहने से एक जैसा दिखना, और दिखना इन द सेंस कि उनके अंग एक जैसा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है अडप्टेशन, रेडिएशन और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बुक के अंदर कुछ लाइंस ऐसी लिखी हुई हैं जो समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो कि क्या कहानी है ये सारी। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये अपनी बुक में जो मिस्टेक है उसको सुधार लेना। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सही है, हिंदी वालों में गलती करी हुई है, ठीक है, उसको सुधार लें। चलिए, तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ।